नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्र को करेंगी संबोधित। दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा प्रसारण। आज मनाया जा रहा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। देश भर में होंगे कई अहम कार्यक्रम। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को करेंगे संबोधित। उत्तराखंड के चमोली के पीपलकोटी में निर्माणाधीन टीएचडीसी टनल में हादसा, 7 लोगों की मौत। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच अमेरिका ने ईरान की नाकेबंदी को अनिश्चितकाल तक जारी रखने की दी धमकी। ईरान ने हॉर्मुज खोलने के लिए शर्तों को पूरा करने की शर्त रखी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने जीते 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक। कुल 35 पदक के साथ भारत बना टूर्नामेंट का ओवरऑल चैंपियन। और आइए अब शुरुआत करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। यह संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषा के संस्करण प्रसारित करेगा। और देश भर में 80वें स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारियां काफी जोर शोर से चल रही हैं। प्रसार भारती ने भी लाल किले में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह के सीधे प्रसारण की पूरी तैयारियां की हैं। वहीं लोगों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आइए आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। ये हर भारतीय के लिए एक गर्व का दिन है। इस राष्ट्रीय पर्व को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन की टीम कई महीनों से मेहनत कर रही है। दिल्ली के लाल किले पर आयोजित होने वाले मुख्य समारोह से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने के लिए लोक सेवा प्रसारक प्रसार भारती दूरदर्शन ने नवीनतम आधुनिक तकनीक के समायोजन से व्यापक इंतजाम किए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार और प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रसारण की तैयारियों का जायजा लिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि लोगों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा जो 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है, वो जो संबोधन करते हैं देश को, उसके लिए सारी व्यवस्था जो हम लोग कर रहे हैं उसका हमने जायजा लिया। हम लोगों ने प्रयास किया है कि पहले से ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग पूरे कार्यक्रम को लोगों के सामने ले जाए। देश विदेश और यहाँ सामने जो बैठी जनता है वो अच्छे से माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को सुन सके, उनकी बातों को सुन सके, इसकी हम लोगों ने अच्छी व्यवस्था की है। प्रसारण के लिए 4K कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के राष्ट्रीय पर्व के सीधे प्रसारण के लिए करीब 50 से ज्यादा कैमरे लगाए गए हैं। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि इस बार दर्शक और श्रोता उच्च गुणवत्ता के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण देख और सुन सकेंगे। हाई डेफिनेशन में दूरदर्शन पे, रेडियो पे इसका भी लाइव ब्रॉडकास्ट और साथ में 4K पर स्ट्रीमिंग और वेव्स OTT पर इस कार्यक्रम को सभी लोग देख सकते हैं। और इस बार हमने कुछ नए कैमरास इंट्रोड्यूस किए हैं, कुछ नए कैमरा लोकेशंस इंट्रोड्यूस की हैं। मुझे विश्वास है कि स्वतंत्रता दिवस के समारोह की पूरी गरिमा के साथ हम ये ब्रॉडकास्ट लेकर के ऑडियंसेस तक आ सकेंगे। दूरदर्शन का हमेशा से प्रयास होता है कि देश के राष्ट्रीय महत्व के सभी पर्वों समेत सभी अहम कार्यक्रमों को पूरी भव्यता के साथ देशवासियों तक पहुंचाया जा सके। 15 अगस्त के पर्व का भव्य प्रसारण भी
इसी का हिस्सा है। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं स्वतंत्रता दिवस से पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। खासतौर पर राजधानी दिल्ली के सभी इलाकों में रात भर दिल्ली पुलिस ने गश्त की और चेकिंग अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी सुरक्षा चाक चौबंद है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी पुलिस ने गश्त की और वाहनों की चेकिंग की। स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से पहले देश भर में प्रमुख स्थानों को तिरंगे के रंगों वाली रोशनी से सजाया जा रहा है। दिल्ली के मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन, उत्तर प्रदेश के सीतापुर शहर, जम्मू कश्मीर के रियासी स्थित सलाल बांध, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल और चंडीगढ़ नगर निगम भवन को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया है। सजावट के जरिए देशभक्ति का उत्साह नजर आ रहा है। चौदह अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। आजादी के समय 1947 में देश के विभाजन के चलते हुए दंगों के चलते लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। विभाजन के कारण जान गंवाने वालों और अपने मूल से उजड़ने वालों को याद करने के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। आखिर क्यों है ये इतना महत्वपूर्ण, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। 14 अगस्त 1947 इतिहास के पन्नों में दर्ज वो तारीख जिसने अमानवीयता, निर्ममता और दंश की सभी हदें पार कर दी। भारत को आजादी तो मिली, लेकिन भौगोलिक रूप से उसके 3 टुकड़े कर दिए गए थे, जिसमें से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान नाम के 2 टुकड़ों के साथ लेकर धर्म के आधार पर एक नया देश बन गया, पाकिस्तान। लेकिन विभाजन के बाद कीमत चुकाई इस देश के करोड़ों मासूम लोगों ने, और उनसे भी विशेष रूप से उन हिंदुओं और सिखों ने जो कई पीढ़ियों से पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान को दिए जा रहे इलाके के मूल निवासी थे। लाखों परिवारों के इन करोड़ों लोगों को अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। महिलाओं और बेटियों से बलात्कार, लूटमार और नरसंहार की इस पूरी दास्तान को शब्दों में बयां करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आंकड़े कहते हैं विभाजन की विभीषिका में हुए सांप्रदायिक दंगों में 10 लाख लोग मारे गए, 1 करोड़ 50 लाख लोगों की पुश्तैनी जमीन छीन गई, करोड़ों की आबादी ने रिफ्यूजी कैंप में शरण ली, 55,000 हिंदू और सिख महिलाओं के साथ अपहरण और बलात्कार जैसे विभत्स वारदातें हुई। विभाजन के पीड़ित ये लोग जब अपना सब कुछ गंवाकर भारत आए तो इनके मन में एक उम्मीद थी कि कम से कम भारत में भी उनकी चीख पुकार को सुनने वाले होंगे और जख्मों पर मरहम लगाने वाले भी होंगे। भारी संख्या में स्वयं सेवकों ने, आम लोगों ने इनकी मदद भी की, लेकिन उस समय के भारत के नेताओं से इनको वो सहारा नहीं मिल पाया जो इन्हें मिलना चाहिए था। यहाँ तक कि समय के साथ साथ धीरे धीरे इनके दर्द के बारे में बातें करना भी बहुत कम हो गया। परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन मस्तिष्क में विभाजन की विभीषिका के पीड़ितों का दर्द हमेशा मौजूद था और पीएम मोदी ने वर्ष 2021 में लाल किले की प्राचीर से एक बड़ा निर्णय लिया। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी के इस निर्णय के बाद हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन सभी लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने राष्ट्र के विभाजन के कारण अपनी जान गंवाई और अपने मूल से उजड़ गए। यह सच है कि समय के पहिए को वापस नहीं घुमाया जा सकता और विभाजन की विभीषिका के दंश को झेलने वाले लोगों और उनके वंशजों को उनके जन्म स्थान
उनकी संपत्ति लौटाना असंभव है, परंतु हम उनके बारे में बात कर उनके दुखों में कम से कम शामिल तो हो ही सकते हैं और साथ ही एक संदेश भी दे सकते हैं कि अब भारत न कभी विभाजित होगा और न ही कभी झेलनी पड़ेगी विभाजन की विभीषिका और उसका दंश। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन राजधानी दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। इस दिवस के माध्यम से विभाजन के दौरान प्रभावित लोगों के संघर्ष, पीड़ा और बलिदान को याद किया जाता है। 15 अगस्त 1947 वो ऐतिहासिक दिन जब भारत ने स्वतंत्रता की पहली सुबह देखी। लेकिन इस आजादी की नींव सिर्फ बड़े नेताओं के संघर्ष पर नहीं, बल्कि हजारों ऐसे गुमनाम सेनानियों के त्याग और बलिदान पर भी टिकी है, जिनके बिना आजादी की कहानी अधूरी है। देखिए आजादी के इन गुमनाम नायकों की गाथा, जिनकी वीरता, राष्ट्रभक्ति और समर्पण आज भी हर भारतीय को प्रेरित करती है। भारत अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन इस आजादी के पीछे छिपी है अनगिनत वीरों के संघर्ष और कुर्बानियों की लंबी कहानी। कुछ नाम इतिहास के पन्नों में अमर हो गए, तो कुछ ऐसे भी योद्धा रहे जिनका योगदान समय के साथ गुमनाम हो गया। ऐसी ही एक साहसी क्रांतिकारी थी पश्चिम बंगाल की कल्पना दत्त। वे मास्टरदास सूर्यसेन के क्रांतिकारी दल की सक्रिय सदस्य थी, जिन्होंने प्रीतिलता वाडेदार के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाया। खुदीराम बोस से प्रेरित कल्पना दत्त बैक्यूम कॉलेज में पढ़ाई के दौरान क्रांतिकारी संगठन छात्री संघ से जुड़ी। उन्होंने ऐतिहासिक चटगांव शस्त्रागार कांड और पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हुए हमले में सक्रिय भूमिका निभाई। 1933 में मास्टरदास सूर्यसेन की गिरफ्तारी के कुछ महीने बाद उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। चटगांव शस्त्रागार कांड के आरोप में उन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई। हालांकि करीब 6 साल बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। साल 1995 में उनका निधन हो गया। उनका यह बलिदान आज भी याद दिलाता है कि देश की आजादी में महिलाओं का संघर्ष और भूमिका कितनी महान थी। आजादी का यह संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों से मुक्ति की लड़ाई नहीं था, यह देश के नव निर्माण की सोच का भी संघर्ष था। कर्नाटक के यू श्रीनिवास मल्ल्या ऐसे ही एक दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी थे। 1920 में महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर श्रीनिवास मल्ल्या कांग्रेस के स्वयं सेवक बने। आंदोलन में सक्रियता के कारण वे जिला कांग्रेस सचिव बने। उन्होंने नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में कारावास काटा। उन्होंने खादी प्रचार, अस्पृश्यता उन्मूलन और दलितों के मंदिर प्रवेश जैसे गांधीवादी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। स्वतंत्रता के बाद वे संविधान सभा के सदस्य, मुख्य सचेतक और सांसद रहे। विकास कार्यों के कारण उन्हें आधुनिक दक्षिण कन्नड़ का जनक कहा जाता है। इस महायज्ञ में कुछ योद्धाओं ने अपने व्यक्तिगत दुखों को भुलाकर देश की आजादी को सर्वोपरि रखा। बिहार की तारा रानी श्रीवास्तव का त्याग इसकी एक अद्वितीय मिसाल है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को तारा रानी ने सिवान पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के लिए एक जुलूस का नेतृत्व किया। पुलिस की गोलीबारी में उनके पति फुलेंदु बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए, पर तारा रानी विचलित नहीं हुई। उन्होंने साड़ी का पल्लू फाड़कर पति के घाव पर पट्टी बांधी और पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने पहुंच गई। कर्तव्य पथ से लौटने पर उन्हें पति की शहादत का पता चला, जिसके बाद भी वे देश की आजादी तक आंदोलन में सक्रिय रहे। आजादी की इस गौरवशाली गाथा में कल्पना दत्त, यू श्रीनिवास मल्ल्या और तारा रानी श्रीवास्तव जैसे अनगिनत नायक शामिल हैं, जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इन गुमनाम नायकों का साहस, संघर्ष और बलिदान ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की असली विरासत है, जिसे देश हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द हाजिर होता है। केड़ा मसाला होए, छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो?
12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी THDC टनल हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार टनल के भीतर कुल 28 कर्मचारी फंसे थे, जिनमें से 25 को बाहर निकाला जा चुका है। सुरंग से बाहर निकाले गए लोगों में से 7 की मौत हो चुकी है और बाकी घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है। घायलों के बेहतर उपचार के लिए बेस चिकित्सालय श्रीनगर और एम्स ऋषिकेश को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। टनल में फंसे बाकी लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन भी युद्ध स्तर पर जारी है। यह दुर्घटना THDC की विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की सुरंग में हुई, जिसे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। हादसे के वक्त टनल के अंदर कुल 28 मजदूर काम कर रहे थे। मलबा आने की सूचना मिलते ही तुरंत राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। जिला प्रशासन के साथ ही NDRF, SDRF, CISF, ITBP और पुलिस समेत तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंचकर बचाव में जुट गई। विशेष मशीनरी और उपकरणों की मदद से टनल में लगातार खोज और बचाव कार्य चल रहा था। टनल में अत्यधिक पानी और दलदल होने के कारण बचाव कार्य में काफी चुनौतियां आ रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देहरादून स्थित राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली और अधिकारियों को युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य जारी रखने के निर्देश दिए। अभी हमारे पास जो THDC है वहाँ से 19 लोग पहुँचे थे कुल मिला के, जिसमें से 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है अस्पताल में और 13 लोग अभी हमारे पास आए हैं जिनकी कंडीशन थोड़ा ठीक है। उसमें से 10 लोगों को हमने एडमिट किया है अपने पास। एक लड़के की थोड़ा सा कंडीशन अनस्टेबल होने के कारण बेस हॉस्पिटल श्रीनगर उसको रेफ़र किया था हमने। और वहीं मौसम विभाग ने 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरलम और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं अगले 2 से 3 दिन के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। ओडिशा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बंगला नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव और बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। क्योंझर में पाटना और आनंदपुर में बैतारणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई हैं और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने गुरुवार को ईरान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका आवश्यकता अनुसार जब तक चाहे ईरानी बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी अनिश्चितकाल के लिए जारी रख सकता है। हेगसेथ ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा है कि अमेरिकी नौसेना क्षेत्र में जहाज़ों की अदला बदली कर इस नाकेबंदी को लंबे वक्त तक बनाए रखने में सक्षम है। पीट हेगसेथ का ये बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें उन्होंने हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण की बात कही थी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने इन दावों को खारिज करते हुए जलमार्ग बंद रखने की बात दोहराई है। ईरान के पर्सियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के बयानों का खंडन किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के दावों से वास्तविकता नहीं बदलती।
हॉर्मुज अभी भी बंद है और जब तक तेहरान की शर्तें स्वीकार नहीं की जाती इसे नहीं खोला जाएगा। इसके कारण वैश्विक कच्चे तेल के बाजारों और व्यापारिक जहाजरानी मार्गों पर भारी अनिश्चितता बनी हुई है। भारत ने नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। भारतीय तलवारबाजों ने अंडर 23 और सीनियर वर्ग की प्रतियोगिताओं में 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य पदक सहित कुल 35 पदक जीते हैं। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर भारत ने विलियम्स स्वॉर्ड ट्रॉफी भी जीती है और ये ट्रॉफी पूरे टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली टीम को राष्ट्रमंडल तलवारबाजी महासंघ द्वारा दी जाती है। शिलोंग लाजोंग एफसी ने डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की की है। ग्रुप ई के मुकाबले में शिलोंग लाजोंग ने लांगस्निक एफसी के साथ 3-3 से रोमांचक ड्रॉ खेला। इसके साथ ही शिलोंग लाजोंग 7 अंक के साथ ग्रुप में शीर्ष पर रहा। एयर इंडिया सेट्स ने आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर शहीदों के बच्चों को ग्राउंड क्रू की ट्रेनिंग देकर रोजगार देने की पहल शुरू की है। गुरुवार को ऐसे उम्मीदवारों के पहले बैच को नियुक्त किया गया। पहले बैच में शामिल 10 उम्मीदवार दिल्ली हवाई अड्डे पर AISATS के साथ काम शुरू करेंगे। इन्हें हवाई अड्डे के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में तैनात किया जाएगा, जिनमें ग्राहक सेवा अधिकारी, लोड नियंत्रण एजेंट, कार्गो सेवा एजेंट और रैंप एजेंट जैसे पद शामिल हैं। इन नियुक्तियों की प्रक्रिया भारतीय सेना और आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑफिस के साथ साझेदारी के माध्यम से पूरी की गई है। वेटरन्स या आर्मी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एक बहुत बड़ी फैमिली है। और जो हमारे वेटरन्स हैं और जो हमारी वीर नारी हैं या उनके डिपेंडेंट्स हैं, वो हमारी एक एक्सटेंडेड फैमिली है और उनकी जिम्मेदारी भी आर्मी का एक मेन अहम जिम्मेदारी बन जाती है। और AWPO के पास का काम ही यही है कि जहाँ पर भी इस प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ इनके लिए आती हैं, वहाँ पर हम इनको जो है जॉब में लगाना चाहिए। आज AISAT हमारे पास आया, AISAT की तरफ को हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि ये इस तरीके की ये मुहिम इन्होंने शुरू करी। AISAT जो हमारी वैल्यूज़ है, हम तुरंत इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहते थे, जो हमने ली। हमारा फर्स्ट बैच आज 10 लोगों का हैज़ फिनिश ट्रेनिंग और एयरपोर्ट पे काम करने रेडी है। कल से वो ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। और जब ये ट्रेन हो रहे थे, हमने ऑलरेडी और 46 सिलेक्ट कर चुके हैं हम हैदराबाद और त्रिवेंद्रम में। तो आई थिंक दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग। आई थिंक वी सी दिस एज अ एक्सीलेंट इनिशिएटिव, यू नो, समथिंग वेरी लिटिल दैट as an organization we can give back to the country. और बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम की समकालीन पुनर्कल्पना पारंपरिक शास्त्रीय रागों से लेकर आधुनिक रॉक, पॉप और सिम्फनी तक फैली हुई है। सांस्कृतिक और संगीत समारोह से लेकर विद्यालयों में समूह गान और गणतंत्र दिवस की झांकियों तक ये गीत नई पीढ़ियों के लिए अपनी मूल ऊर्जा और राष्ट्रभक्ति के भाव को बनाए रखते हुए लगातार विकसित हो रहा है। छोड़े जाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट के साथ। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। राष्ट्रगीत वंदे मातरम कभी किसी एक संगीतकार या शैली तक सीमित नहीं रहा। इसे अनेक लोगों ने गाया, संवारा और पवित्र किया है। औपनिवेशिक बंगाल के धूल भरे गलियारों से लेकर कर्नाटक संगीत के भव्य मंचों तक, राष्ट्रवादी रैलियों से लेकर फिल्म स्टूडियो तक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से लेकर समकालीन संगीत समारोहों तक, इसका सफर सार रूप में भारत की आवाज की खोज का संगीतमय वर्णन है।
वंदे मातरम रागों और छंदों में रची गई एक यात्रा है। शास्त्रीय रागों से लेकर समकालीन लय तक कई पीढ़ियों के कलाकारों ने इसे अपनी धुनों और रागों से संवारा है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में कलकत्ता में वंदे मातरम गाया था, जिसके धुन राग देश पर आधारित थे। इसके 5 साल बाद 1901 में कलकत्ता में ही कांग्रेस के एक और अधिवेशन में दक्षिण चरण सेन ने इसे गाया। वहीं कवयित्री सरला देवी चौधरानी ने 1905 में बनारस कांग्रेस अधिवेशन में यह गीत गाया था। ऐसे ही पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने राग काफी में, मास्टर कृष्णराव फुलंबरीकर ने राग झंझोटी में इसके जरिए भारत की एक अलग भावना को व्यक्त किया। इसी तरह MS सुब्बुलक्ष्मी ने अपनी भावपूर्ण और ओजस्वी प्रस्तुतियों के माध्यम से वंदे मातरम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। फिल्मों की बात करें तो इस गाने की शक्ति बड़े पर्दे पर सहजता से उतर गई और यह स्वतंत्रता संग्राम पर आधारित फिल्मों के लिए भावनात्मक आधार बन गया। लता मंगेशकर की मधुर आवाज में गाया गया वंदे मातरम आज भी देशभक्ति के सबसे लोकप्रिय और प्रेरणादायक गीतों में शुमार है। वहीं आधुनिक काल में संगीतकारों और रचनाकारों ने इस गीत को नई धुनों में डालकर इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाया है। इनमें शंकर महादेवन, सोनू निगम और उदित नारायण जैसे गायक शामिल हैं। यही नहीं, टेलीविजन चैनलों पर अनेक गायकों ने इसे अपने अपने अंदाज में प्रस्तुत किया। वंदे मातरम ने खेलों और राष्ट्रीय आयोजनों में भी अपनी अमिट छाप छोड़ी है। अब यह कई स्टेडियमों में एक खेल गान बन गया है, जहां भारतीय टीमों और दर्शकों के बीच एक गहरी राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न करता है। वंदे मातरम की खूबसूरती यह है कि इसे अनेक वाद्य यंत्रों द्वारा आसानी से प्रस्तुत किया जा सकता है। इस गीत की 150वीं जयंती के अवसर पर नवंबर 2025 में प्रख्यात संगीतकार और वायलिन वादक मैसूर मंजुनाथ ने वंदे मातरम नाद एकम रूप अनेकम नाम से एक भव्य संगीतमयी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन में देश भर के 70 से भी अधिक कलाकारों ने हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत शैली के अनूठे संगम के साथ सामूहिक गायन प्रस्तुत किया। अपने जन्म के 150 साल बाद भी वंदे मातरम मात्र एक गीत नहीं है, बल्कि एक विशाल संगीत परंपरा बन गई है। यह बहुआयामी और प्रेममय है। मल्हार से लेकर काफी, देश और सहज गायन तक, महलों से लेकर स्टूडियो तक और स्कूलों में समूह गायन से लेकर खेल के मैदानों तक इसकी आवाज हर युग के अनुरूप ढलती रही है, जबकि इसकी धड़कन अटल बनी हुई है।